गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, इस व्यक्ति के बारे में पॉलिटिकली मत सोच लेना यार। मैं पॉलिटिकली इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बनाने जा रहा, ना ही मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ। हाँ, किसी टाइम पे जब मैं वोट देने लायक नहीं था और क्लास 8-9 में हुआ करता था, उस समय इस बंदे का मैं फैन होता था। जैसे लोग आज शाहरुख खान और सलमान खान के फैन है, आई वॉज इस फैन। तो मेरे वीडियो जो ज़्यादातर देखते हैं वह टीचर्स होते हैं, और टीचर्स को लगातार रहता है यार कि मैं अपना स्टार्टअप कैसे करूँ, हाउ आई एम गोइंग टू डू माई स्टार्टअप। तो उसके लिए मैं दो केस स्टडी लेकर आया हूँ। एक तो आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल जी, जिनको आज के डेट में पलटू बाबा भी कहा जाने लगा है, और सेकेंड बाइजू रविंद्रन के बारे में। इनसे आपको यह आइडिया लगेगा क्योंकि इन दोनों का ग्राफ जो है वह पहले काफी ऊपर गया एंड फिर डाउनफॉल पे आया। ये दोनों ही इमोशनली कनेक्ट होने में सक्सेस हो गए। ऐसा क्या बाइजू रविंद्रन ने किया, ऐसा क्या अरविंद केजरीवाल ने किया जो आज तक मायावती और हमारे मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव भी नहीं कर पाए। मुलायम सिंह यादव तो कर पाए, लेकिन अखिलेश यादव जी भी नहीं कर पाए। ऐसा कुछ तो किया होगा बाइजू रविंद्रन में जो कि हम और आप, क्योंकि मुझे देखने वाले 40 साल के लोग भी हैं और सिर्फ टीचर है। मैंने ये यूट्यूब इसलिए नहीं बनाया कि मुझे अर्निंग करना होता तो मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ा के कमा रहा होता, क्योंकि कितने टीचर होंगे इस मार्केट में यार। 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख से ज्यादा मैं भी नहीं मानता। तो 1 लाख टीचर में 1,000, 2,000, 3,000 इन्हीं के पास पहुंचूंगा। लेकिन थैंक यू टू ऑल कि मेरा 1 लाख 1 लाख व्यूज हो गए, 1 लाख प्लस व्यूज हो गए मेरे यूट्यूब पे, और इसके साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर भी 502 हो गए। थैंक यू, बट मेरा कोई एम नहीं है इससे पैसा कमाना है। तो सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में चलता हूँ। इन्होंने अपनी स्टार्टअप की जो शुरुआत की, देखो यार, सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में हमेशा रहती है कि 12th पास ही सक्सेस होता है। ज्यादातर टीचर कहता है कि यार वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसकी वजह से वो सक्सेस हो गया। तो 3 नाम मैं ले रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा शायद, मेरे भी देखने वाले भी इससे ज्यादा भी पढ़े लिखे नहीं होंगे। दूसरा, रोमन सैनी, अन अकेडमी का मालिक, जिसने एमबीबीएस पहली बार में क्रैक किया, वो भी एम्स जैसे कॉलेज में, यूपीएससी में टॉप 10 में रैंक लाया, एंड देन आफ्टर दोनों को छोड़ के वह सक्सेस हो गए। देन आफ्टर बाइजू रविंद्रन, ही इज आल्सो बीटेक फ्रॉम कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड देन आफ्टर वह यूके में जॉब करने गए थे। तो ये तीनों जो सक्सेस स्टोरी है ना, इधर अन अकेडमी की, इधर केजरीवाल जी की, इधर बाइजू रविंद्रन की, तो ये एक पढ़े लिखे पर्सन की है। इसको अगर आप सुनते हैं तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ फायदा करे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सैड आपके सामने, एक सैड वाक्यांश हुआ है मेरे लाइफ में। राजन खरे सर, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। राजन खरे सर ने आईआईटी एडवांस के फर्स्ट रैंक 4 बार दिए। उनको एक उस समय जो उस कंपनी का कंपटीटर था, जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस कंपनी ने मोर देन 80 लाख, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था, ऑफर किया था 2010-12 के करीब, और उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। आज उनकी डेथ हो गई है। मैं उनके साथ रेजोनेंस मुजफ्फरनगर में मुझे काम करने का मौका मिला था। सर, मेरे ज़िंदगी का वो आखिरी नौकरी था, और आपने मुझे रूम में बैठकर चीज़ें समझाई कि अभिषेक, मैंने जिस कंपनी के लिए अपने कंपटीटर कंपनी को लात मार दिया था, जिनके लिए मैंने 40 लाख 50 लाख का सैलरी पाना तो स्वीकार किया, लेकिन 80 लाख को मैंने छोड़ दिया यह समझ के कि वह कंपनी मेरे काम आएगी। एक टाइम पे उस कंपनी ने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया। आज उनकी डेथ हो गई। उनकी वजह से जिस कंपनी में वह थे, अर्लियर फेज ऑफ लाइफ, जहाँ पर उन्होंने एडवांस के बच्चे दिए, वो कंपनी आज लॉस में होते हुए भी आराम से 10 से 20 करोड़ रुपए साल का बनाती होगी। लेकिन ये बंदा जिन्होंने उसके लिए मेहनत की, या हम जैसे टीचर जो किसी एक पार्टिकुलर कंपनी को सोचते हैं कि ये मेरी फैमिली है, इस एक पार्टिकुलर कंपनी को ये सोचते हैं कि जिस दिन मेरा बुरा वक्त होगा या कंपनी हमें काम आएगा, उस दिन वह कंपनी हमें तेज पत्ते की तरह उस सब्जी से बाहर निकाल के फेंक देगा। सर, आपको सैल्यूट है, आप किसी के लिए कुछ भी रहे हों, लेकिन मेरे लिए मेरा मोटिवेशन रहे हैं। मुझे आपने एक रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पे चलकर आज मैं कितना कमा रहा हूँ यह मुझे नहीं पता, या फिर मुझे नहीं पता कि मैं अपने साथ के लोगों के रेस के इक्विवेलेंट कमा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं खुश बहुत हूँ, मैं फैमिली के साथ हूँ, और
मेरे जाने के बाद भी मैंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि 10 से 15 साल 20 साल तक मेरे घर पे रोटी कपड़े मकान की दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू सर, और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। केजरीवाल जी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बचपन से पढ़ने में काफ़ी तेज है, काफ़ी तेज है। मैं एक एक लाइन में सीक्वेंसिंग करूँगा, मैं ऐसा नहीं कि आधे आधे घंटे एक एक घंटे इनके बारे में बताने वाला हूँ। मैं एक एक लाइन में सीक्वेंसिंग करूँगा कि ये पढ़ने में बहुत तेज थे। बताया जाता है कि जब यह पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें जनरली लगता है कि नेता वही बनता है जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले सिर्फ कीड़े, गंदी नाली के कीड़े बन के रह जाते हैं, नेता नहीं बन पाते। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो। जब बीजेपी पावर में आई तो क्या उसने किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले कार्यकर्ता को उठा के हाईवे किया? नहीं किया। उसने मनोज तिवारी को उठाया था, उसने हेमा मालिनी को उठाया था, उसने टॉप स्टार गौतम गंभीर को उठाया था, जो भी बॉलीवुड के अच्छे एक्टर थे उनको उठाया था, जो भी अच्छे साइंटिस्ट थे उनको उठाया था, जो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जो कि यूपीएससी के एक बहुत ही माहिर पर्सन थे उसको उठाया था। तो गलती से यह मत समझ लो कि आप जिंदाबाद मुर्दाबाद या चापलूसी करके टॉप पे पहुंच सकते हो। आप किसी एक सेक्शन में टॉप पे पहुंच जाओ, राजनीति के रास्ते आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, या आईआईटी खड़गपुर से या क्वालिफाई है यूपीएससी, सॉरी इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से अपना बीटेक कंप्लीट किया है, जहां से गूगल के सीईओ सुंदर सर भी निकले। पढ़ाई के दौरान ये अपने रूम से बाहर नहीं निकलते थे, ऐसा लोगों का कहना है, और ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को मानूंगा क्योंकि हम लोग भी आईआईटीएंस को पढ़ाते हैं, हमें पता है कि आईआईटी निकालना मजाक काम नहीं है। देन आफ्टर यह टाटा स्टील में जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपनी आईआईटी की डिग्री को क्वालिफाई किया। देन आफ्टर ये टाटा स्टील में जाते हैं। टाटा स्टील में काम करते समय इनको लगता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है हमारे सोसाइटी में। 2 महीने का या लीव लेते हैं और अपने सोसाइटी के लिए यह काम करना शुरू करते हैं। अब आप ये समझिए कि ऐसा नहीं कि इन्होंने पहले दिन जब सोसाइटी के लिए काम करना शुरू किया होगा तो लोगों ने कहा वाह वाह क्या काम कर रहे हो, या लोगों ने सिर्फ ताने दिए होंगे। इस चीज़ को तो मैं भी अपने लाइफ में अब फेस कर रहा हूँ, एक्चुअल में फेस कर रहा हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ लोग क्या होते हैं। लोगों ने ताने देने शुरू किए थे, ऐसा नहीं कि इन्होंने इनको शुरुआत से सपोर्ट किया गया था, बट इन्होंने एक टीम बनाई, मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों की एक टीम बनाई इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया। वहाँ पे इनको पता चला कि ऐसा करते हैं कि एक बार आईएएस बन जाते हैं। आईएएस बनने के बाद हो सकता है कि सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। इन्होंने फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू की और आईआरएस में यह सेलेक्ट। यहाँ तक कि इनकी जो जर्नी है वह एजुकेशन की, जो हमें यह सिखाता है कि अगर टॉप पे बढ़ना है तो आप जहाँ पर भी हो, अब उसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे पीडब्ल्यू के जो ऑनर है अलक पांडे सर, मैं शायद मनमोहन सिंह ही बोलूँ उनको फॉर पीडब्ल्यू, क्योंकि उनके डिसीजन मेकिंग अभी कोचिंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होइए। हमारा इमोशन पीडब्ल्यू के साथ कनेक्टेड है। हम नहीं चाहते कि हमें कभी यह सुनने का मौका मिले कि पीडब्ल्यू का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। हम हमेशा ये सुनना चाहते हैं कि पीडब्ल्यू टॉप पे है। अलग पांडे सर को छोड़ दिया जाए या 2 4 5 10 एग्जाम्पल छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग जब अपने एजुकेशन टाइम पे थे तो उस समय वो जहाँ पे भी पढ़ रहे थे, जिस भी क्लास में पढ़ रहे थे, वह टॉप पे ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि वह काफ़ी ज़्यादा पीछे रहे। इसमें अडानी अंबानी का भी नाम आता है। अडानी सर की भी मैं बारे में पढ़ रहा था तो उनके बारे में पता चला कि अंटिल वो पढ़ाई की है, जब तक उन्होंने पढ़ाई किया, उन्होंने भी अपनी बीटेक की पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन जब तक उन्होंने पढ़ाई किया है, एट अप टू दैट स्टेज ही वॉज एट द टॉप 5 टॉप 3 में वो रहा करते थे। तो यहाँ तक इनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। अब ये सोसाइटी को रूबरू होते हैं। वह लड़का जो कि हमेशा रूम के अंदर बंद रहा हो, पहली बार जब वो सोसाइटी में जाता है, जिसने हमेशा ये सुना हो कि झूठ बोलना गंदी बात है और देखता हो कि सिर्फ झूठ ही बोला जाता है, जिसने ये सुना हो कि करप्शन देना गंदी बात है, देख रहा हो सिर्फ करप्शन किया जा रहा हो, जिसने ये सुना हो कि सोसाइटी में सभ्य लोग रहते हैं और एक बार बाइक का इधर से उधर होने पे सामने से सिर्फ संस्कृत के श्लोक सुनाई देते हो, गालियां सुनाई देती हो, ऐसे पर्सन पे काफी ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। गंदे को गंदा
नहीं बना सकते। लेकिन अगर अच्छे को आप गंदा बनाना शुरू करोगे तो उससे गंदा कोई नहीं बन पाएगा। वहाँ से यह सोशल सर्विस स्टार्ट करते हैं और आईआरएस का इन्होंने करने के बाद एक इनका नाम था, मुझे शायद भूल रहा है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सॉरी, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को का फाउंडेशन करते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जब स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ से इनके दिमाग में शायद ऐसा आया हो, मैं अब ऐसा नहीं कि मेरे पे कोर्ट केस हो जाए, शायद ऐसा आया हो, जैसे अगर मैं भी कोई कंपनी चला रहा हूँ तो मैं अपने नौकरी को कब छोड़ूंगा, जब मेरी 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, पहला रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। ये 3 रिक्वायरमेंट जब मेरी पूरी हो जाती है एक आम इंसान के लिए, अगर उसके लाइफ में 40 से 50 हजार रुपए की जो फिक्स इनकम है अगर वह जनरेट होना शुरू हो जाता है तो फिर वह अपनी नौकरी छोड़ देता है। हाँ, यही एक रिस्क है जिसको एक आम आदमी लेता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, या तो हम बिल्कुल रिस्क में चले जाते हैं कि हम अपनी नौकरी छोड़ दे रहे हैं और जा रहे हैं स्टार्टअप करने, हम किसी मोटिवेटर से मोटिवेट हो गए हैं और यह भूल जाते हैं कि हम 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे घर का खर्चा नहीं रुकने वाला है। या तो यह गलती होती है, या दूसरी गलती होती है कि हम पैसा कलेक्ट करने की सोचते हैं कि हम जब तक XYZ अमाउंट तक कलेक्ट नहीं कर लेंगे हम स्टार्टअप करेंगे ही नहीं। ना XYZ अमाउंट कलेक्ट होता है, ना हम स्टार्टअप कर पाते हैं। और दूसरे टाइप के जो पर्सन है वह अचानक से स्टार्टअप पे आते हैं और 4-5 महीने, 6 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। मेरी खुद की अपनी स्टार्टअप है जिसका मैं अभी पायलट प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ। मैं रोबोट मार्केट में उतारना चाहता हूँ, वो मेरा अपना टेक्निकल थिंग है, मेरा अपना सपना है। मैं अपने ड्रीम को तभी जी पा रहा हूँ जब मैंने अपने रोटी कपड़े मकान को सिक्योर कर रखा है। उसको मुझे 3 साल 4 साल बाद लाना है। तो जब भी आपको स्टार्टअप करना है यू हैव टू सिक्योर सम अमाउंट। वो अमाउंट आप कैसे सिक्योर करोगे, वो अमाउंट आप कलेक्ट करके नहीं सिक्योर करोगे, आप उसके लिए साइड में कोई बिजनेस डालोगे। और बहुत सारे बिजनेसेस अवेलेबल है, कभी मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो शायद इनके दिमाग में अब आया होगा कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से कनेक्ट हो गया हूँ तो मुझे पता है कि 2 नंबर के पैसे 1 नंबर में कैसे घुमाते हैं। यह मेरी अपनी धारणा है, हो सकता है गलत हो। इन्होंने जब भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत की तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में ही इन्होंने अपनी नींव रख दी होगी कि मैं सीएम बनूंगा। अचानक से ये सीएम नहीं बने, या तो दिखाने के लिए आया। इसी तरीके से अभी रविंद्रन बाइजू के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया कि अभी इस समय अपना घर गिरवी रखना शुरू कर दिया है, यह दिखाने के लिए कि भाई हम कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को हमारे साथ इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। अरे कहां से इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा यार आपके साथ? आप एक जगह घर गिरवी रख रहे हैं, आप विदेशों में घर खरीद रहे हैं, चुतिया समझ रखा है क्या पेरेंट्स को यहाँ पर? तो केजरीवाल जी का साथ ये रहा कि इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वहीं पे इन्होंने अपने स्टार्टअप के बारे में सोच लिया कि आई एम गोइंग टू बी द सीएम। देन आफ्टर इन्होंने अपने बुद्धि बल से उस समय के सबसे ईमानदार व्यक्ति को कनेक्ट किया। यहाँ पे सोचने वाली बात है। अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हो, बनारस की कोचिंग का एक कोचिंग है, उसका नाम मैं लेना चाहूँगा। मैं बिना उस कोचिंग का नाम लिए उसके बारे में बताना चाहूँगा। वहाँ पे एक फिजिक्स के टीचर है, जो भी पुराने हैं इस फील्ड में वो उनको जानते होंगे, शायद वो समझ जाएंगे। फिजिक्स के टीचर है, ही इज नॉट द डायरेक्टर ऑफ दैट कोचिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेआरएस। वह इतने ईमानदार हैं एक करप्ट व्यक्ति के प्रति, एक गलत व्यक्ति के प्रति, कि वह गलत व्यक्ति लगातार, मैं 10 सालों से तो मैं अपनी आंखों से उनकी ग्रोथ को देख रहा हूँ कि 10 साल तक वो लगातार ग्रो कर रहे हैं और उस ग्रोथ का रीजन सिर्फ वो ईमानदार व्यक्ति है। और न जाने उस ईमानदार व्यक्ति को उन्होंने क्या खिला रखा है, उस टैलेंटेड पर्सन को क्या खिला रखा है कि उसको सीआर में ऑफर हो चुका है लेकिन वह उनकी नौकरी छोड़ दी जाती है। तो जब भी आप किसी बिजनेस में कदम रखते हैं, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। उस सहारे के लिए छल करिए, कुछ भी करिए, खरीदिए उसको। खरीदने से तो वो आएगा नहीं, इमोशनली कनेक्ट कीजिए लेकिन उसको अपने पक्ष में लेकर आइए। यही केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे की। देन आफ्टर इन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई, एक इमोशनल कनेक्ट किया, चाहे पीडब्ल्यू हो, चाहे बाइजू हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या फिर जीता जाता सबसे बड़ा उदाहरण आज के डेट में अगर इमोशनल रिलेशन का कोई है तो वह है मोदी जी। यह सभी हमारे से इमोशनल रिलेशन के थ्रू ही कनेक्ट हो पाए। आपकी वक्तव्य में, अगर आप टीचर हैं और आप कोचिंग खोलना चाहते हैं
तो आपके वक्तव्य में कुछ ऐसे पार्ट होने चाहिए जिससे बच्चा इमोशनली कनेक्ट हो जाए आपसे, क्योंकि वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ा रहे थे अलग पांडे जी के आने से पहले, सब पढ़ा रहे थे, उनसे अच्छा पढ़ा रहे थे। जो 2017-18 में जब हमारी फोन पे कन्वर्सेशन होती थी, वो बोलते थे कि कौन है ये अलग पांडे, उसकी औकात क्या है, वो आज पीडब्ल्यू का टी शर्ट पहन के कहते हैं कि आई एम आल्सो पीडब्ल्यू वाला। तुम चूतिया हो, आई एम आल्सो पीडब्ल्यू वाला। उस समय वो गाली देते 2017 मेरे पास, मैं उनका फोटो खींच के रखा हूं, जिस दिन वो पीडब्ल्यू से निकलेंगे मैं उनको पीडी और उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरे पास रहता है। बट खैर मैं किसी के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई स्टार्टअप करता है ना, हम उसको गाली गलौज तुरंत करना शुरू कर देते हैं इमीडिएट, क्योंकि हम उससे कम्पीट नहीं कर पाते। अब देख लेना, कोई भी स्टार्टअप होगा, कोई भी स्टार्टअप हो, चाय वाला, एमबीए चाय वाला, आज वो जैसे ही डाउनफॉल में गया, बाइजू जैसे ही डाउनफॉल में गया, जो स्टार्ट करते थे आई एम बाइजू वाला, आई एम बाइजू वाला, वो कहते वो आई एम बाइजू वाला, वो बाइजू को ही गाली देना शुरू कर दिए। दैट्स मार्केट। इस मार्केट में ऐसा ही होता है, नौकर नौकर ही रहता है, मालिक बुद्धि ही रहता है। कभी किसी मालिक को गाली देते हुए आपने नहीं देखा, कभी नहीं देखोगे। वो नहीं देखो पब्लिकली, ठीक है अकेडमिक मालिक के लिए कुछ भी बोल देता है, बट वो कभी ऐसा नहीं करता। उसको पता है कि डाउनफॉल और प्लस माइनस, एक दिन बाइजू भी फिर से ग्रो करेगा, अभी केजरीवाल भगवान करे फिर से ग्रो करे, लेकिन अभी तक की इनकी स्ट्रेटेजी यही है। यहाँ से जैसे ही आप अन्ना हजारे जी के संपर्क पे आते हैं, ये इमोशनली लोगों को कनेक्ट करते हैं, यह अब अपने आप को खुद फ्रंट पे रखते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जब इन्होंने स्टार्ट की थी, तो पहले ही ये अपना जॉब छोड़ चुके थे, क्योंकि इन्होंने रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था कर दी थी, इन्होंने साइड में सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था कर रखी थी। देन आफ्टर यह चुनाव, और इमोशनली इतना बाइंडेड होता है ना कि हमें भी भगत सिंह वाली फीलिंग आ रही होती है। मैं बनारस में रह के इनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा था, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था। मैं बनारस में रह के क्लास 9-10 में पढ़ के इनका चुनाव प्रचार कर रहा था, और मेरे जैसे आप में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, या फिर से एज अ सीएम इलेक्ट होते हैं और पहली बार में ही यह कांग्रेस की बुराई करते हुए मार्केट में। यहां तक इनका जो ग्राफ है ये ऊपर गया। अब ये ग्राफ स्लो आएगा, क्यों आएगा? जिस टीम के साथ, याद रखिएगा, अभी तक तो यह था कि कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे आगे बढ़ा, इन्होंने प्रॉपर स्टडी की, स्टडी करने के बाद इन्होंने मार्केट को समझा, मार्केट को समझने के बाद मार्केट की डिमांड को समझा, मार्केट की डिमांड को समझने के बाद जो कस्टमर है उसको इन्होंने इमोशनली कनेक्ट किया। जब कस्टमर को इमोशनली कनेक्ट किया इन्होंने, तो उसके बाद फिर यह कैपेबल हो गए मार्केट को कवर करने में। यह रहा सक्सेस ग्रोथ। आज के 100 साल बाद भी ये सक्सेस ग्रोथ होगा, आज के 100 साल पहले भी ये सक्सेस ग्रोथ होगा। मार्केट बदलता रहेगा, लेकिन मार्केट का नेचर नहीं बदलेगा। अब आते हैं डाउनफॉल पे। अब जिनके साथ शुरुआत में खड़े हो गए ना, वह होते हैं आपके जड़। जिनके साथ भी आप शुरुआत में खड़े हो गए, वह होते हैं आपके जड़। और अगर उनको बाहर निकाल फेंका, यह सोचकर कि आप ज्यादा प्रॉफिट लो और वह जाए तेल लेने, ऐसे कंडीशन में आपकी डाउनफॉल स्टार्ट होगी। अब इन्होंने क्या किया, मनीष सिसोदिया और एक दो लोगों को छोड़, जो कि इनके साथ उस समय कनेक्टेड थे जब अरविंद केजरीवाल को एक कुत्ता भी नहीं जानता था, उस समय जो भी कनेक्टेड थे, आज के डेट में इन्होंने डे बाय डे करके सबको निकाल दिया। यह बंदा पीएम बनने की राह पे था, यह बंदा पीएम बनने की राह पे था। मोदी जी के पास सेकेंड पॉपुलैरिटी इसकी थी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए, इसलिए कहा जाता है कि बनिए बिजनेस ज्यादा अच्छा करते हैं, छोटे से प्रॉफिट के लिए, एक दिल्ली को कवर करने के लिए, आम आदमी पार्टी में अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए, और चुनाव में कुछ घटिया फायदे लेने के लिए कांग्रेस से भी हाथ मिलाने चल दिए। अपने बिजनेस के मेन नेचर को चेंज मत करो। कोचिंग इंडस्ट्री में लड़कीबाजी करके जितने लोग बच्चे जुटा रहे हैं, उन सभी का ये केजरीवाल का हाल होने वाला है। ये मेरा स्टेटमेंट है, किसी को कुछ करना कर ले, चेक कर लेगा, 2 साल में चेक कर लेगा। मैं जब बिजनेस आपको एडवाइस दे रहा हूं, 2 साल के अंदर आपका सिस्टम यही होने वाला है। जो भी बिजनेस के नेचर को चेंज करे, क्योंकि एजुकेशन जो है ना, वो पूजा की तरह है,
वर्ड में भी पूजे की तरह यूज किया जाता है, चाहे वह आस्तिक वर्ड हो या अनास्तिक वर्ड हो, चाहे वह वर्ड भगवान को मानता हो ना मानता हो, अमेरिका हो ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह टीचर की एक पार्टिकुलर रिस्पेक्ट है और हर जगह टीचर लड़कीबाजी करके बच्चे नहीं जिताता। यह एक अपने आप में पूजा है, एक साधना है, इसको इसका नेचर आप नहीं बदल सकते। अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में अपने नेचर को ही बदल दिया। He was against the Congress, he come to the Congress। मतलब कांग्रेस ने इस बंदे को डिनाई किया कि हम तुम्हारे साथ नहीं आने वाले। देन आफ्टर बीच में बहुत सारी चीजें हुई कि हमारे जब भी किसी नेता के ऊपर कोई आरोप लगे उसको रिजाइन दे देना चाहिए, नहीं दिया। कुमार विश्वास जी और बाकी लोगों का ऐसा कहना है कि पंजाब को अलग करने में सबसे बड़ी साजिश इसने रची। मैं इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है मेरे पास, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर कुछ करना है तो विश्वास जी से पूछे, मुझसे नहीं। अवेलेबल है कि पंजाब को भारत से अलग करने के लिए, और वहाँ पे कुमार विश्वास जी ने इनको प्रॉपर सजेशन दिया कि देख भाई देश एक होना चाहिए। तो इनका जो स्टेटमेंट है वह यह है कि या तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा पंजाब का, या फिर नए पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। दैट वाज अ चेंज इन नेचर। सर हम आपको भगत सिंह समझते थे, आप तो जिन्ना से भी खराब रखे निकले। इससे ज्यादा तो हम जिन्ना से अटैच हो रहे थे। आप अपने हाथ से पीएम की कुर्सी को लिए और जला के फेंक दिए, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मतलब अगर आप अपने बिजनेस के नेचर के अपोजिट जाने लगेंगे, जो प्राइम नेचर होता है, एलएन क्यों एलएन है और एलएन कब तक एलएन रहने वाला है, जब तक उसका प्राइमरी इंटरेस्ट टीचिंग है। आप एलएन में कहीं पर भी जाके देखिए कि कोई उसकी मैडम अजीब से कपड़े पहन के डांस करते हुए दिखाई दे जाए आपको, एलएन अपने टीचिंग के बल पे भरोसा रखता है। एलएन में इंटरनल पॉलिटिक्स अगर है भी, मैं टीचर भेजता हूं एलएन में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एचआर एलएन के मेरे से कनेक्टेड हैं, ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जहां के एचआर अब कंसल्टेंसी से कनेक्टेड नहीं, मुझसे तो कम है, बाकी कंसल्टेंसी से भी बहुत ज्यादा है। तो एलएन अपने प्राइमरी नेचर को कभी नहीं बदला था, इसलिए नए नवेले कोचिंग उसके सामने डाउनफॉल कर रहे हैं और वो आज का वहीं पे खड़ा है और तब तक वहीं पे खड़ा रहेगा जब तक उसका प्राइमरी नेचर चेंज नहीं होने वाला है, उसका जो मेन नेचर है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो इन्होंने अपना नेचर चेंज किया, इन्होंने अपने साथ जो थे उनको निकाला। एलएन के साथ जो भी ईमानदार है, मैंने अभी तक नहीं सुना कि एलएन ने उसको निकाला, इन्होंने निकाल दिया उसको। यह उस रास्ते पे चले गए जहां पे इनकी इमेज भगत सिंह की थी, और इनको करना क्या चाहिए था, इनको शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट अपनी नहीं देखनी चाहिए, इनको हमेशा लॉन्ग टर्म की प्रॉफिट देखनी चाहिए। इनको हमेशा यह समझना चाहिए था कि लॉन्ग टर्म में मुझे एज अ पीएम अपने आप को प्रोजेक्ट करना है और यह हो जाए। यह रही इनकी कहानी, ये इनकी स्टार्टअप थी और इनकी डाउनफॉल। मैं आता हूँ सेकेंड रविंद्र बाइजू के। सर एक टाइम हुआ करता था, आज के 2-3 साल पहले, लोग ये टी शर्ट पहन के इसकी बड़ा प्राउड फील करते थे और आज लिंक्डइन पे इनको गाली दे रहे हैं। ये मेरी भविष्यवाणी है कि आज के 4 साल बाद फिर से यही होगा, क्योंकि ये बंदा काफी लोएस्ट पॉइंट से उठा है। या सपोज आज बिजनेस में उतार चढ़ाव है, ये इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। आज जिस बाइजू कंपनी को इन्होंने बनाया, उस बाइजू कंपनी से यह निकाले जा रहा है, ऐसे भी बातें चल रही है। लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए कि आईफोन का जो ऑनर था उसको आईफोन से निकाल दिया गया और दोबारा उसको उस कंपनी में लाया गया। तो ये रूल है। लेकिन खैर हमारी बात, हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऊपर गया नीचे आया। यह भी बंदा पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन इनको कभी भी यह नहीं पता था कि ये अच्छा पढ़ा सकते हैं। इनके मदर एंड फादर बोथ वर टीचर, फिजिक्स और मैथ के टीचर थे इनके मदर एंड फादर। तो घर का जो इन्वायरमेंट था वह एजुकेशन वाला ही था, पढ़ाई लिखाई वाला ही था। यह बंदा जाता है यूके में जॉब करता है, और यूके में जॉब करने के साथ साथ कैट की एग्जाम के लिए कुछ इसके जूनियर्स इससे सजेशन मांगते हैं कि यार एक काम कर, आप मुझे पढ़ा दो। इन्होंने पढ़ा दिया, 10 में से 4 क्वालिफाई। यही आकाश के जेसी चौधरी सर के साथ हुआ था। दिल्ली में वो स्कूटर लेके चला करते थे, जैसा मैंने सुना है उनके कलीग के साथ। तो 10 में से 4 क्वालिफाई, और 4 तो क्वालिफाई हुए यह बंदा खुद 100% ऑप्ट किए।
पहली बार में उन्होंने मजाक में समझा कि हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो गया हो, फिर से ये अपने जॉब पे लौट गए और जॉब पे लौटने के बाद फिर दोबारा ये आए, फिर दोबारा से इन्होंने एग्जाम दी एंड अगेन 100% इन्होंने आउट किया। दो बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो भी इंडिया जैसे गरीब देश में। गरीब देश इसलिए क्योंकि यहाँ की जो यूथ जनरेशन है ना, उनकी मेंटेलिटी ही गरीब है, उनको नौकरी सरकारी चाहिए और पढ़ाना बच्चों को प्राइवेट में है। उनको लाख 2 लाख से ऊपर वो सोचना ही पाप समझते हैं। वो तो छोड़िए, उनके पेरेंट्स भी पाप समझते हैं। मैंने इस चीज को झेला है, ब्राह्मण फैमिली में ना, आपको अगर आप सरकारी नौकर नहीं है तो फिर आप बेवकूफ हैं। तो इस चीज को मैं जानता हूँ। तो यह आराम से आया और इन्होंने क्लासेस देना स्टार्ट किया, इतना फेमस हो गए। एक एक ऑडिटोरियम में हजार बच्चे आना शुरू किए। इन्होंने 12 क्लास पीरियड रखा और 750 रुपए इन्होंने पर क्लास इन्होंने चार्ज किया आफ्टर फर्स्ट डे। आपको बता दें कि 99% लोग इनके सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट करते थे। ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन था, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं था। 750 रुपए देकर इनकी क्लास 99% रिटर्न आके पढ़ाई करते थे। इसके बाद फिर इन्होंने मेहनत करना शुरू किया और लगभग 4 से 5 अलग अलग स्टेट में या इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया, एजुकेशन के व्यापार को बढ़ाया। अभी ये ग्राउंड वर्क चल रहा है। ग्राउंड वर्क कैसे होता है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। इनको जब यह लग गया कि नहीं अब मेरा एजुकेशनल व्यापार सेटल है, तब इन्होंने जाके अपना रेजिग्नेशन दिया अपने इंजीनियरिंग जॉब से। और यहाँ तक इनको समझ में आ गया कि नहीं यार, मैं टीचिंग एक ऐसा पार्ट है जिस पार्ट को मैं पूरी लाइफ कर सकता हूँ और पूरी लाइफ इस चीज को एंजॉय कर सकता हूँ। नाउ बिकॉज ही इज अ टीचर, अब मैं जो एक पंच लाइन बोलने जा रहा हूं दिमाग में रखिएगा। इंडिया में, भारत में, मुझे नहीं पता बाहर के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने रिसर्च नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं था उतना। भारत के अंदर एक भी ऐसी कोचिंग टॉप पर नहीं है जिसका मालिक टीचर हो। भारत में एक भी कोचिंग टॉप पर नहीं है जिसका मालिक टीचर हो, क्योंकि टीचर ही जान सकता है कि डायरेक्ट स्टूडेंट का गैप क्या है, मतलब स्टूडेंट को अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। एक टीचर ही समझ सकता है कि बाकी टीचरों को हैंडल कैसे किया जा सकता है। आप अगर यह समझते हैं कि कोचिंग में बच्चे लाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है तो आप बेवकूफ हैं, आप कोचिंग के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है टीचर को मैनेज करना, क्योंकि टीचर यहाँ पे पढ़ा लिखा होता है, वो 2 मिनट के अंदर बेवकूफ बनाता है और निकल जाता है। तो इन्होंने, अब मैं भी आज के डेट पे मेरी 10 SIP पिछले साल चली है, उससे पिछले साल 2 SIP चलाया था। नाउ मेरे पास 50 SIP आए, जिनमें से अब 40 SIP है। पहले 2 साल मैंने सिर्फ यही सीखा कि अपने SIP को अपने टीचरों से कैसे बचाएं। इस मार्केट में मुझे लेकर जितने भी लोग गाली देते हैं, उनमें से 99% लोग तो वही टीचर है जो मेरे SIP पे गए और मेरे SIP को खा गए, या फिर ऐसा कोई टीचर जो कि कंसल्टेंट है। क्योंकि मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूं, पहले दिन से मैं अनाउंस कर रहा था लगातार कि मैं जैसे स्टेबल होऊंगा अपने कंसल्टेंसी को 10 दिन कर दूंगा, जो कि इस साल मैं कर चुका हूं। अब इसके बाद में साल 1.5 साल में जैसे स्टेबल होऊंगा, मैं अपनी कंसल्टेंसी को 7 दिन का कर दूंगा और 2028 तक आते आते मैं कंसल्टेंसी फीस हर 50,000 पे सिर्फ 10,000 रखूंगा, सिर्फ 10,000, हर 50,000 पे सिर्फ 10,000 पे रहेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एक ही कंसल्टेंसी आज के डेट में रन कर रहा हूं, मेरे पास यूपीएससी की कंसल्टेंसी चलती है, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर में मैं कंसल्टेंसी चला रहा हूं, मैं स्कूल कंसल्टेंसी रिसेंटली स्टार्ट किया है, टीचिंग कंसल्टेंसी मैं कर रहा हूं, इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में मैं डॉक्टर देता हूं, लेकिन वो डॉक्टर परमानेंट बेस पे नहीं जाते, टेम्पोररी बेस पे ऑपरेशन करने जाते हैं। तो वह लोग जिनको लग रहा है कि अब उनका बिजनेस मेरी वजह से खतरे में है, तो वह मुझे पीछ करके गाली दे रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 2-4 और गाली मुझसे सीख लेना और देते रहना। चलो तो बाइजू अपने सिस्टम को वहां पे ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के बाद अब इनको यह समझ में आने लगता है कि स्कूल तो इंडिया में बहुत है और यह कमी आज भी है, यह कमी आज भी है, जो इनको उस समय समझ में आया, यह कमी आज भी है। इंडिया में स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस स्कूल में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। और इसके साथ साथ सिलेबस तो सभी जगह सेम है, लेकिन टीचर अभी भी उसी चीज में रखा हुआ है, रट्टाफिकेशन।
इन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा। ये मार्केट की सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, और वह सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि एनी टाइम एक्सेस हो, एनी टाइम एक्सेस हो। अब समझिएगा इनके साथ प्रॉब्लम क्या क्या रही होगी। या तो छोटी छोटी प्रॉब्लम, सर कोचिंग खोला और बच्चे नहीं आ रहे हैं। कल मैंने 4 कोचिंग में का एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, जहाँ पे मैं 150 से ज़्यादा बच्चे कर चुका हूँ इस आने वाले 1.5 सालों में। अभी लगातार 4 कोचिंग में, मैं अभी 15-20 कोचिंग में कर जाऊँगा, तब अपनी पहली ऑफलाइन सेंटर डालूंगा, एक्सेप्ट एस आई। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि इन्होंने, अब इनके टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ऑनलाइन एजुकेशन उतना बूम देने का, इसके साथ साथ बच्चे स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, कोचिंग के बाद थक जाते थे, तो उनका कौन सा टाइम ये यूटिलाइज करे। इन्होंने क्या किया, अपना ऐप बनाया, उस ऐप में R&D करके इन्होंने जो मॉडर्न डेज टेक्नोलॉजी है उसके साथ अटैच किया, और आज के टाइम पे जो रियल एग्जांपल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो अलग पांडे जी को भी रियल एग्जांपल से, रियल लाइफ से एग्जांपल देकर पढ़ाने का जो आइडिया है, उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बायजू से आया हो। अगर मैं गलत नहीं हूं, हो सकता है अलग सर मैं गलत हो सकता हूं, छोटा भाई हूं, उस चीज को नेग्लेक्ट कीजिएगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यही से आया होगा। लेकिन सर आपको मैं सजेशन दे रहा हूं, प्लीज आप अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को भी मेंटेन करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके साथ हम सभी का इमोशन जुड़ा हुआ है। आप आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, और आप एक बड़े लेवल पे जाए, ऐसे भी आप बहुत बड़े लेवल पे हैं। तो बायजू सर ने उस चीज को रिसर्च किया। अब इन्होंने क्या किया कि अपने इतने बोला कि भाई तुम किसी भी समय हमारे ऐप पे जाओ, सब कुछ अवेलेबल है। अब आज के टाइम में आपको ये लग रहा है यार ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर लेते, तो कर लेते, तो कर लेते। 2011 में ये चीज बहुत बड़ी चीज थी। इसके बाद का जो केस है, शायद इन्होंने यूपीएससी की पढ़ाना, यूपीएससी वाले के टीचर को हायर करना तो शुरू किया था, लेकिन यूपीएससी की कुछ किताबें नहीं पढ़ी। मेरा सजेशन है कि सभी को पढ़ना चाहिए। भाई यूपीएससी वालों को पढ़ाई से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी गलतियां समझनी है। औरंगजेब और दारा सिखों को मेंटल पीस रहा, इसलिए वो मरने के बाद भी आज भी अमर है। औरंगजेब जीतता रहा, लेकिन पूरी जिंदगी परेशान रहा। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपके पास 1000 करोड़ रुपया हो जाए, लेकिन आपको मेंटल पीस नहीं रहेगी, आपको रात को नींदें नहीं आएंगी, आपको डायबिटीज रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा। अब सेकेंड ऑप्शन दिया जाए कि आपके पास 1 करोड़ है, 40 साल में आप चले जाओगे ऊपर, लेकिन मेंटल पीस खूब रहेगी। जो लास्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15-20 दिन होंगी, उसी में आप परेशान होंगे, उसके अलावा आपके पास मेंटल पीस खूब होगी। तो ऑब्वियस है, मैं तो एटलीस्ट सेकेंड ऑप्शन ही चूज करूंगा। अब औरंगजेब ने एक सबसे बड़ी जो गलती की, यह अपने साम्राज्य को फैलाता गया। औरंगजेब के टाइम में इनका साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला हुआ था, लेकिन उन्होंने इतना फैला लिया कि वह अंडर कंट्रोल नहीं रहा। हम जब भी कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रातों रात सक्सेस होता है, जैसे एक तेरी मेरी कहानी करके एक गरीब औरत कोई गाती थी, जो भी वगैरह मांगती थी, वो गायब हो गई, और एक डिस्को करके कोई आंखों मारती थी लड़की, वो गायब हो गई। रातों रात वो सब सक्सेस हुए थे। तो जो भी रातों रात सक्सेस होता है, उसके लॉन्ग टर्म तक सक्सेस होने के चांस बहुत कम होते हैं। अमिताभ बच्चन इसलिए आज के डेट में अमिताभ बच्चन है क्योंकि वह रातों रात सक्सेस नहीं हुए, और अभिषेक बच्चन इसलिए अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए क्योंकि वो पैदा होते ही सक्सेस थे। तो इन्होंने औरंगजेब की तरह अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू किया। इन्होंने 25 कंपनियों को खरीद लिया, बिना यह सोचे कि इनमें से हर कंपनी को चलाने के लिए कितना हमें देना पड़ेगा। लॉकडाउन का फेज था, लॉकडाउन में लगभग 150% की ग्रोथ देखी गई थी एडटेक कंपनी में। लोग अचानक से पैसा देने के लिए स्टार्ट थे। इंडिया में 50% एडटेक में पैसा इस बंदे ने उठाया था, 50% है, बाकी सब थे। इन्होंने गलती सबसे पहले यही कर दी कि इन्होंने उन कंपनी को तो खरीदा, लेकिन उस कंपनी को चलाना कैसे है, इसका लॉन्ग टर्म इमेजिनेशन नहीं कर पाए। और फिर आकाश जो सबसे फेमस कंपनी है जिनको इन्होंने खरीदा, तो ये उस चीज को मैनेज नहीं कर पाए। सेकेंडली, ये मार्केट को यह नहीं भाप पाए कि ये लॉकडाउन में बच्चे क्लास के अंदर है, बच्चे घर के अंदर हैं, तो ये ऑनलाइन कोर्स को परचेस कर रहे हैं। ऑनलाइन कैन नेवर एवर in Indian market in upcoming 20 years replace
ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि बच्चा स्कूल में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाता है, बच्चा स्कूल में सोसाइटी भी सीखने के लिए जाता है, और वह सोसाइटी एटलीस्ट आने वाले 10, 15, 20 साल तक कोई ऑनलाइन सिस्टम में नहीं चला सकता, वो प्रैक्टिकली ही समझ में आ सकता है, वह आपको थ्योरेटिकली नहीं समझ में आ सकता। तो इन्होंने यह अंदाजा नहीं लगा पाया। देन आफ्टर यह इनके भाई और इनकी वाइफ ने पीछे से 25% शेयर बेचकर 400 से मिलियन की एवरेज, अब मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, कमा लिया। इन्वेस्टर ने देखा है बड़ी बेवकूफी है, कल तुम हमारे पैसे लगा के उसको डाउन करते जा रहे हो, आपका शेयर लगातार गिरता जा रहा है, आपकी वैल्यूएशन लगातार गिरती जा रही है, और तुम इधर पैसा कमा रहे हो। नाउ ये डिप्रेशन में जाने लगे, क्योंकि कंपनी का बोझ आने लगा इनके ऊपर, ओवर वैल्यूएशन करने का बोझ आने लगा, क्योंकि लगातार इन्वेस्टमेंट इनको इनके नाम पे मिला था, बिना क्वेश्चन पूछे बायजू को इन्वेस्टमेंट दिया गया था। एक टाइम पे ऐसा भी आया था कि लोग कहते थे कहीं बायजू सीबीएसई ही नहीं खरीद लें, एंड फाइनली इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि कंपनी को मैनेज करने के लिए भी पैसा नहीं था, और उसी में थोड़ा बहुत कहानी फॉरेन्स की जो बैंक थी उन्होंने भी खेल दी, उन्होंने बैंक के इंटरेस्ट को ऊपर नीचे कर दिया, ताकि जो भी पैसा इंडियन मार्केट में लगा था वो सारे के सारे उसको वापस लेने अब लेके चले। फाइनली इन्होंने लोगों को दिखाना शुरू, इन्होंने शाहरुख खान को और बहुत अलग अलग लोगों को भी इन्होंने स्पॉन्सर करना शुरू किया, क्रिकेट को स्पॉन्सर करना शुरू किया। यहाँ से इन्होंने यही गलती कर दी, एजुकेशन के नेचर को चेंज करने की कोशिश कर दी। इन्होंने जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई वह बच्चों के साथ इमोशनली तो कनेक्ट हो गए थे आप शुरू में, बच्चों ने यार आपको मिलियंस में पहुंचा दिया, आपके दोस्तों ने आपके मिलियंस में पहुंचा दिया, अब कौन सी भूख थी आपके पास, आप गए और बच्चों को डराने लगे। और इंडियन पेरेंट्स तो डरने में नंबर 1, वो लगे डराने उनको पेरेंट्स में कि अगर आपका बच्चा बायजू नहीं है तो वो डॉक्टर इंजीनियर बन ही नहीं सकता। अरे यार डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा तो कर ही क्या लोगे, हम बन के क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से गलत तरीके से इनके जो सेल्स पर्सन है वो पेरेंट्स की सिग्नेचर ले लेते थे, और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता था कि उन्होंने लोन एप्लीकेशन पे साइन कर दिया है। ऐसा यूट्यूब पे मुझे कंटेंट उनका मिला, और फाइनली जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, आपकी कंपनी डेट ट्रैप में फंसती गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने घर को बेचा, गिरवी रखना शुरू किया, ताकि इंडियन मार्केट को इमोशनली फिर से कनेक्ट कर सके। भाई तुम पहले ही इंडियन पेरेंट्स को फूल बना चुके हो, अब दोबारा उसको कौन सा फूल बनाने आ रहे हो। वो तुम्हारे घर को गिरवी देखकर ये समझ गया था कि तुमने यहाँ पे घर गिरवी रखी और विदेशों में घर खरीदना शुरू किए, अरे वहां की भी गिरवी रख देते अगर इतना ही करना था। एंड लास्टली इनका डाउनफॉल कंप्लीट हो गया। अब इससे हर व्यक्ति अलग अलग सीख सकता है। आप क्या सीख सकते हैं मुझे नहीं पता, मैंने ये जरूर सीख लिया कि अपने बिजनेस का एक्सपेंशन उतना ही करो जितने को कंट्रोल कर पाओ, और स्टेप बाय स्टेप करो। एक साल में सक्सेस होने की जरूरत नहीं है, आराम से 10-12 साल लगते हैं सक्सेस होने के लिए। और अपने बिजनेस के जो मेन नेचर है उस मेन नेचर को कभी चेंज मत करो। मार्केट के रिक्वायरमेंट को समझो, मार्केट को एक्सेस दो, मार्केट को सर्विस दो, लेकिन मार्केट में किसी भी गलत चीज़ों का प्रचार मत करो। यह आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दे सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने कई मैडमों को देखा है कि मैडम बोल रही है कि एक बच्चा लिख के भेज रहा है कि मैं सनी लियोनी जैसी दिखती हूँ। अरे यार तुम एजुकेशन लाइन में हो, तुम्हारी लोग पूजा करते हैं, एक पेरेंट्स आईएएस भी है वो भी आके आपके हाथ जोड़ता है, और आप यूट्यूब पे सनी लियोनी जैसे दिख रही हो, इस चीज़ का मजाक ले रही हो, नहीं चल पाओगे। 2-4 साल मार्केट आपको झेलेगा, उसके बाद खत्म कर देगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं हाथ जोड़ के उन सभी बंदों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिनके प्रति अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। तो मैंने अपनी समझ के हिसाब से और यूट्यूब के समझ के हिसाब से जो बेस्ट था वह डिलीवर करने की कोशिश की। थैंक यू, थैंक्स लॉट। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।